देखिए, एक चैप्टर जो है जिसकी बात कर रहा था मैं, जो आंकड़ा निर्णय करके चैप्टर है एक, डेटा सफिशिएंसी करके, उसको कराऊंगा। ये सीजीपीएससी में तो भरपूर पूछा जाता है और सेंट्रल के एग्जाम में यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उसी को कराऊंगा। 2020 सीजीपीएससी प्री में जो प्रश्न पूछा गया था उसी को ले रहा हूं पहले। देखो, क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा रहेगा, की पॉइंट को नोट करेंगे, बस समझाऊंगा किस प्रकार से डील करना है प्रश्नों को। एसीएफ का एग्जाम में भी आया था, 2021 पीएससी प्री में भी आया था, 2020 में तो आया ही था, 2021 में भी आया था, एसीएफ में भी आया था, सेंट्रल के एग्जाम में भी आता है। व्यापम में इधर से प्रश्न नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत काम का है और बहुत आसान है। बच्चे प्रश्न के लेंथ को देख के डर जाते हैं, लेंथ को देख के, बहुत बड़ा प्रश्न रहता है तो बच्चे लेंथ को देख के डरते हैं। तो की पॉइंट वगैरह मैं समझाता हूं। एक प्रश्न ये आपके सामने, देखो कितना बड़ा प्रश्न रहेगा, देखना। ये पूरी जानकारी देख पा रहे हो? ये देखो, ये पूरी जानकारी, ये देखो, यहां तक तो पूरी जानकारी ही है बस। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां से प्रश्न चालू होता है, समझ पा रहे हैं? ये पूरी जानकारी है प्रश्न की। ये देखो, यहां से पूरी जानकारी है, यहां से पूरा का पूरा जानकारी चालू किया है, ये पूरी जानकारी, यहां तक पूरी जानकारी है प्रश्न की, समझ आ रहा है? और आप देखेंगे तो यहां से ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न आता है। 2020 में देखो 56 से 60 कितने हो गए? 5 प्रश्न हो गए। 56 से लेके 60 5 प्रश्न हो गए। 2021 में 2 प्रश्न आए थे, एसीएफ में 2 प्रश्न आए थे, वो सारे प्रश्न कराऊंगा। बहुत सिंपल है, बच्चे छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि बहुत लेंदी है, पता नहीं क्या पूछा है, कैसे करना है। बहुत सिंपल रहता है। चलो ध्यान से देखेंगे इन प्रश्नों को। अब क्या लिखा है देखो, कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक शीर्ष कॉलेज के एमबीए में दाखिले के लिए उम्मीदवार का चयन करने की शर्तें निम्नलिखित हैं। मतलब कोई टॉप का कॉलेज है जहां पर एमबीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कुछ शर्तें आपको दी गई हैं, देख सकते हैं। फॉलोइंग आर दी कंडीशंस फॉर सेलेक्टिंग अ कैंडिडेट फॉर एमबीए इन अ टॉप कॉलेज। कोई टॉप का कॉलेज है जहां पर एमबीए में एडमिशन के लिए कुछ शर्तें आपके सामने लिखी गई हैं। देखो, पहली शर्त क्या है? 1 अगस्त 2017 को उम्र 25 वर्ष से ज्यादा ना हो। पहली शर्त यह है। आगे जाके बच्चे का पूरा आपको जानकारी देगा, एक रिज्यूमे बताएगा बच्चे का पूरा आपको कि बच्चा पैदा कब हुआ है, बच्चे का 10वीं में कितना है, 12वीं में कितना है, ऐसा पूरा देगा। तो यहां पर पहली शर्त क्या है? 1 अगस्त 2017 को उम्र 25 वर्ष से अधिक ना हो। इसको नोट करिए कॉपी में। पहली शर्त, 1 अगस्त 2017 को उम्र 25 वर्ष से ज्यादा ना हो। की पॉइंट लिखिए, फटाफट लिखिए की पॉइंट। 1 अगस्त 2017 को उम्र 25 वर्ष से ज्यादा ना हो। 25 वर्ष से ज्यादा ना हो कहने का मतलब 25 वर्ष अगर है तो चलेगा, और 25 वर्ष से कम है तो भी चलेगा। समझ आ रहा है? 1 अगस्त 2017 की डेट में ना, ये नहीं कि आज की डेट में उसका उम्र कितना है वो निकालने बैठ गए आप। 1 अगस्त 2017 की डेट में उसका एज, जैसे मैं बोलूं कि आपका जन्म कब हुआ है, मान लो एग्जांपल के लिए 1995 में हुआ, मान लो 13 फरवरी 1995 को आपका जन्म हुआ है। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप 1 अगस्त 2017 को कितने वर्ष के हो जाओगे, तो निकाल लोगे ना वो काम तो आप, अरे निकाल लोगे। मैं बोलूं 13 फरवरी 1995 को आपका जन्म हुआ एग्जांपल के लिए, अब बताओ 1 अगस्त 2017 को लमसम कितने वर्ष के हो आप? 25 से कम हो, 25 के हो, या 25 से अधिक के हो, ये तो निकाल लोगे ना यार। और एग्जैक्ट नहीं निकालना है, बस ये देखना है कि 25 से ज्यादा ना हो, 25 से ज्यादा ना हो। लिखे पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? न्यूनतम 80% के साथ 10वीं पास हो। तो दूसरा लिख लीजिए, 10th में 80%। न्यूनतम 80 का मतलब 80 और उससे ज्यादा चलेगा, यही मतलब हुआ ना। न्यूनतम 80% के साथ 10वीं पास का मतलब 80 और उससे ज्यादा चलेगा। तीसरी शर्त क्या है? किसी भी विषय में न्यूनतम 70% के साथ 12वीं पास। लिख लीजिए, 12वीं में किसी भी विषय में, किसी भी विषय में, कोई भी विषय हो 12वीं में आपका न्यूनतम 70% आपका होना चाहिए। तीसरी शर्त है ये, 12वीं में 70% किसी भी विषय में, ऐसा लिख लीजिएगा, किसी भी विषय में। चौथा शर्त क्या है? समूह चर्चा। समूह चर्चा का मतलब क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन, जीडी वगैरह होता है जो जानते होंगे आप। समूह चर्चा में 70% हासिल किया हो। लिख लीजिए, जीडी में 70%। अब 70 का मतलब 70 ही नहीं ना, 70 और उससे ज्यादा चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोला कि आपका 70% होगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, आप 90 ला के गलती कर दी, ऐसा थोड़ी होगा। 70 का मतलब 70 और उससे ज्यादा चलेगा। तो जीडी में 70%। व्यक्तिगत साक्षात्कार का मतलब पर्सनल इंटरव्यू, कितना बोला है? न्यूनतम 60%। लिख लीजिए, पर्सनल इंटरव्यू साक्षात्कार में न्यूनतम 60%।
ये 5 शर्तें आपको दी गई हैं। इंटरेस्टिंग प्रश्न, देखना मजा आएगा बनाने में और बहुत सिंपल लगेगा आपको। 5 शर्त समझ आई। पहली क्या है? 1 अगस्त 2017 को उसकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा ना हो। दूसरा शर्त 10वीं में 80, और तीसरी शर्त 12वीं में 70% किसी भी विषय में। चौथी शर्त समूह चर्चा में 70, और 5वीं 60%। अब मान लो कोई बच्चा अगर इन 5 शर्तों को फुलफिल किया, कोई बच्चा अगर इन 5 शर्तों को फुलफिल किया, मान लो आपका रिज्यूमे, आपका बायोडेटा ऐसा है मेरे पास कि आप इन 5 शर्तों को फुलफिल कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5 शर्तों को अगर आप फुलफिल कर रहे हो, 5 शर्तों को अगर आप फुलफिल कर रहे हो, अरे क्राइटेरिया तो है, जैसे एग्जाम फॉर्म भरने के लिए क्राइटेरिया रहता है, वैसे क्राइटेरिया ही ये 5 ठो। अगर आप 5 शर्तों को फुलफिल कर रहे हो, 5 शर्तों को संतुष्ट कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन इस कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन अभी खेल पूरा नहीं हुआ है। देखो नीचे क्या करता है, नीचे छूट देता है। छूट समझ आ रहा है? कुछ रियायत दे देता है। रियायत कैसे देता है देखना, इस उम्मीदवार के संबंध में जो निम्नलिखित के अलावा सभी शर्तें पूरी करता है। समझना बात को, क्या बोलना चाहता है वो। 5 शर्त रखा, अब उसमें छूट दे रहा है। छूट क्या दे रहा है? जैसे पॉइंट ए में देखो क्या लिखा है, उपरोक्त 3। उपरोक्त 3 का मतलब, यहां जाओ, उपरोक्त 3 क्या था? 12वीं में कितना? 70। लेकिन छूट क्या बोल रहा है वो? 12वीं में उसका 60% चलेगा। 12वीं में उसका 60% चलेगा। छूट क्या बोल रहा है? 12वीं में उसका 60% चलेगा, लेकिन 12वीं कक्षा में उसका विषय क्या होना चाहिए? विज्ञान। समझ पा रहे हो? मेन शर्त थी कि 12वीं में आपका 70 होना चाहिए किसी भी विषय में, लेकिन अगर आपका विज्ञान है, 12वीं में विषय आपका विज्ञान है, तो आपका मिनिमम 60% हो जाए चलेगा। मतलब समझ आ रहा है? ओवरऑल तो आपका शर्त बताया कि 70% 12वीं में होना चाहिए किसी भी विषय में, लेकिन छूट क्या बोल रहा है कि आपका 12वीं में विज्ञान विषय लेके अगर आपने 12वीं पास किया है, तो आपका वो क्राइटेरिया को कितना कर दिया? मिनिमम 60%। लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका मामला कहां जाएगा? एमबीए के विभागीय प्रधान को जाएगा। वो डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या होना है। सिलेक्शन तो आपका तभी होगा जब आप इन 5 शर्तों को बिना किसी छूट के फुलफिल करोगे। समझ आ रहा है? आपका सीधे सीधे एडमिशन तभी होगा जब आप इन 5 शर्तों को बिना किसी छूट के फुलफिल करोगे। इन 5 कंडीशन को बिना किसी छूट के फुलफिल करोगे तो सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। अब हुआ क्या मेरे साथ? मैं पहला को फुलफिल किया, दूसरा को फुलफिल किया, चौथा को भी किया, 5वां को भी किया, तीसरा को नहीं कर पाया मैं। तीसरा को मैं फुलफिल नहीं कर पाया। तीसरा क्या था? 12वीं में किसी भी विषय में 70 होना चाहिए, लेकिन मेरा कितना है? 65। मेरा कितना है? 65। और मेरा विषय क्या है? विज्ञान। तो मैं बाहर नहीं होऊंगा, मैं बाहर नहीं होऊंगा। मेरा मामला कहां जाएगा? एमबीए के विभागीय प्रधान के पास। वो डिसाइड करेगा कि मेरे साथ क्या होना है। एमबीए के, देख सकते हैं, मामला कहां जाएगा? मामला जाएगा एमबीए के डिपार्टमेंटल हेड के पास। वो डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या होना है। बाहर नहीं हो गया। तो तीसरा जो शर्त था उसमें छूट दे दिया। समझ आ रहा? रियायत दे दिया। तीसरे शर्त में रियायत दे दिया कि अगर आपका 12वीं में 70 नहीं है, तो आपका 60 मिनिमम चलेगा, लेकिन आपका विषय होना चाहिए विज्ञान। सिलेक्शन नहीं होगा, आपका मामला जाएगा विभागीय प्रधान के पास। वो डिसाइड करेगा आपके साथ क्या होना है। समझ आया? एक और, उपरोक्त 5 में कौन सा शर्त था? इंटरव्यू में कितना चलना? 60 चलना चाहिए। लेकिन यहां पर बोला कि इंटरव्यू में आपका 50% चलेगा। इंटरव्यू में आपका 50% चलेगा, लेकिन आपका मामला कहां जाएगा? एडमिशन कमिटी के पास। वो डिसाइड करेगा आपके साथ क्या होना है। क्लियर हो पा रहा है? एक टाइम पे एक ही छूट मिलेगी, दोनों छूट नहीं मिल सकती, ध्यान रखिएगा। एक टाइम पे एक ही छूट मिलेगी। तो छूट जिसमें जिसमें रहेगा उसमें स्टार बना लेंगे आप। जैसे छूट किसमें था? तीसरे में। और छूट किसमें था? 5वें में। तो तीसरे और 5वें शर्त में स्टार बना दीजिए कि तीसरे और 5वें में क्या है? छूट है। समझ पा रहे हैं बात को? छूट किसमें किसमें नहीं है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। इसका मतलब पहला दूसरा चौथा तो फुलफिल होना ही चाहिए। पहला दूसरा चौथा फुलफिल नहीं हुआ तो बाहर आओ। समझ आ रहा है? पहला दूसरा चौथा ये तो फुलफिल होना ही चाहिए। मतलब आपका एज को लेके कोई छूट नहीं है, 10वीं में कोई छूट नहीं है, जीडी में कोई छूट नहीं है, ग्रुप डिस्कशन में कोई छूट नहीं है आपका। तो पहले में, दूसरे में और चौथे में कोई छूट का प्रावधान नहीं है। आपका एज 1 अगस्त 2017 को 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 10वीं में मिनिमम आपका 80% होना चाहिए, और जीडी समूह चर्चा में आपका मिनिमम 70% होना चाहिए।
तो 1 नंबर का शर्त, 2 नंबर का शर्त और 4 नंबर के शर्त में कोई छूट का प्रावधान नहीं है। तीसरे में छूट है। छूट यह है कि 12वीं में 70 मांगा है, लेकिन आपका विषय अगर विज्ञान है तो आपका मिनिमम 60 चलेगा। लेकिन मामला कहां जाएगा? एमबीए के विभागीय प्रधान के पास जाएगा। समझ आ रहा है? 5वें में छूट है। 5वें में बोला क्या है? इंटरव्यू में आपका 60 होना चाहिए, लेकिन छूट में बोल रहा है 50 भी चलेगा। लेकिन आपका मामला कहां जाएगा? एडमिशन कमेटी के पास। समझ आ रहा है? 4 चीजें हो गई अपने पास, या तो सिलेक्शन होगा, या तो सिलेक्शन नहीं होगा, या तो मामला जाएगा एमबीए के विभागीय प्रधान के पास, या तो मामला जाएगा एडमिशन कमेटी के पास। समझ आ रहा है? या तो ऑप्शन में रहेगा डेटा इनसफिशिएंट। मैं बता ही नहीं सकता उसके साथ क्या होगा, ऐसा भी ऑप्शन रह सकता है। 5 ऑप्शन रह सकते हैं, वापस से बोल रहा हूं। पहला ऑप्शन क्या रहेगा? उम्मीदवार का चयन होगा। कब होगा? जब 5 शर्तों को फुलफिल कर दिया बिना किसी छूट के, उसका चयन हो जाएगा। दूसरा, उम्मीदवार का चयन नहीं होगा। कब नहीं होगा? हो सकता है पहली शर्त, दूसरी शर्त, चौथी शर्त को वो फुलफिल ना किया हो, या फिर छूट में भी सही सही नहीं बैठ पा रहा हो। जैसे मेरा कॉमर्स विषय है और 12वीं में कितना है मेरा? 65, तो छूट में भी नहीं बैठ पा रहा हूं मैं। तो अब छूट मेरे को 12वीं में तभी मिलता जब मेरा विषय क्या होता? विज्ञान, और मेरा कॉमर्स है, तो मैं वैसे ही बाहर हो जाऊंगा फिर। तीसरा ये हो सकता है कि मामला कहां जाएगा? एमबीए के विभागीय प्रधान के पास। ये कब जाएगा? जब 4 शर्तों को फुलफिल कर रहा हो, 12वीं में उसका विज्ञान विषय हो और उसका 60, 62, 65% के आसपास रहा हो। तो बाहर तो नहीं होगा, क्योंकि 12वीं में छूट है और छूट में भी सही सही बैठ जा रहा है वो। तो मामला कहां जाएगा? एमबीए के विभागीय प्रधान के पास। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मामला एडमिशन कमेटी के पास जाए। ये कब जाएगा? 4 शर्तों को फुलफिल कर दिया हो, जो इंटरव्यू वाला है उसमें उसका कितना रहा हो? 50, 55, 52, 54 ऐसा रहा हो। तो मामला कहां जाएगा? एडमिशन कमेटी के पास। एक ऑप्शन ये रह सकता है कि डेटा इनसफिशिएंट, मैं बता ही नहीं सकता कि उसके साथ क्या होगा। समझ आ रहा है? लिख लिए की पॉइंट को, ये लिख लिए। यहां पर मामला कहां जाएगा? एमबीए के विभागीय प्रधान के पास, और यहां पर मामला कहां जाएगा? एडमिशन कमेटी के पास। लिख लिए उसको भी ना। 2 छूट एक साथ नहीं मिलेगा। देखो ना, बोला है यहां पर उस उम्मीदवार के संबंध में जो निम्नलिखित के अलावा सभी शर्तें पूरी करता हो। मतलब कि ये छूट लिया तो बाकी की शर्तें पूरी होनी चाहिए। ये छूट अगर लिया तो बाकी की शर्तें पूरी होनी चाहिए। इसलिए लिखा हुआ है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, उस उम्मीदवार के संबंध में जो निम्नलिखित के अलावा सभी शर्तें पूरी करता हो। पूरा समझ आया क्या क्या है कहानी? 5 शर्त हैं, समझ आ रहा है? 2 शर्तों में छूट का प्रावधान है। लेकिन छूट मिलेगा तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, डिसाइड करेगा इस केस में एमबीए का विभागीय प्रधान और इस केस में एडमिशन कमेटी। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद के जानकारी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी पढ़ रहा हूं, कुछ मतलब नहीं है इसमें। अब क्या बोला है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार का विवरण दिया गया है। ठीक, हर प्रश्न में आपको एक कैंडिडेट का पूरा जानकारी देगा। आपको उपरोक्त स्थितियों एवं प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर कार्यवाहियों में से एक का चुनाव करना होगा और उस कार्यवाही की संख्या को अपने उत्तर में चिन्हित करना होगा। आप प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा और कुछ नहीं मान सकते, अपने मन से कुछ नहीं मानना है। किसी का विषय नहीं दिया है 12वीं में तो अपने मन से नहीं मानना है कि विज्ञान लिया है कि वाणिज्य लिया है। दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो डेटा इनसफिशिएंट बोलेंगे फिर। ये सभी मामले 1 अगस्त 2017 के अनुसार हैं, मतलब 1 अगस्त 2017 के अनुसार लेके चलना है इनको। चलो, पहला प्रश्न ये है, एक बार खुद से सोचो क्या उत्तर टिक करोगे। एक बार खुद से सोचिए, फिर मैं समझाऊंगा। ऐसे टिक करते जाइए। पहला शर्त क्या था? 1 अगस्त 2017 को उसका एज 25 वर्ष से अधिक ना हो। तो पहले तो एज का मामला देखो, इसका पहले तो एज का मामला देखो। एक एक शर्त ऐसा देखते जाओ। पहला शर्त फुलफिल, टिक मार दो कि पहला फुलफिल। दूसरा फुलफिल, टिक मार दो। 5 फुलफिल हो गया तो अंदर। तीसरे और 5वें में छूट का प्रावधान था। बनाओ बनाओ, बनेगा। ऑनलाइन वाले सभी लोग बनाएंगे, उत्तर टिक करेंगे, क्या उत्तर होगा? सुशांत के बारे में सारी जानकारी दी गई है आपको। पहला दूसरा नहीं करो, मेरे को उत्तर बताओ कि इसके साथ क्या होने वाला है। इसके साथ क्या होगा मेरे को ये बताओ। 5 शर्त हैं, 5 को देखो फुलफिल कर रहा है तो फिर इसका चयन हो जाएगा। तीसरे और 5वें में छूट है। छूट 12वीं में 70 की जगह 60 कंसीडर कर लेगा, लेकिन विषय विज्ञान होना चाहिए। मामला जाएगा एडमिशन, सॉरी, विभागीय प्रधान के पास। और
ठीक है, सबको फुलफिल कर रहा है तो चुना जाएगा। अब बताओ इसमें क्या ही है प्रश्न में, लेकिन इसका लेंथ को देख के बच्चे डर जाते हैं। हाँ तो देखना अभी आगे जाके 5 प्रश्न है, पांचों में देखना, पांचों प्रश्न कर लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। सिंपल सा है एकदम यार, और इतना लेंथ बड़ा रहता है इसका, तो वो देख करके बच्चे लगता है कि अरे यार क्या क्या पूछ लिया है, कैसे करें इसको। बी आएगा, उम्मीदवार को चुना जाना है, उम्मीदवार को चुना जाना है। चलो देखते हैं, ध्यान से देखो। पहला शर्त, 1 अगस्त 2017 को उसका एज 25 से अधिक ना हो। तो लमसम देखना, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट उसका कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का है वो, ये सब नहीं देखना है। लमसम 25 से ज्यादा तो नहीं है ना। चलो देखते हैं, जन्म कब हुआ? 24 अप्रैल 1994 को, तो 6 उधर हो गया और 17 इधर, 23। अरे मैं गलती भी कर रहा हूं तो 24 मान लेता हूं, गलती भी कर रहा हूं तो 22 मान लेता हूं। मान लो 1 वर्ष की गलती हो रही है तो क्या पता वो 1 साल बड़ा होगा। एग्जैक्ट मैं लमसम जोड़ा, मैं लमसम जोड़ा, काहे के लिए एग्जैक्ट जोड़ू? एग्जैक्ट तब जोड़ूंगा जब मेरे को कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे लमसम इधर कितना 6, उधर कितना 17, मोटा मोटा 23 साल का है ये, 24 मान लो। चलो समझ आ रहा है, 25 से तो कम ही है, 25 से अधिक तो नहीं है। मतलब पहला जो शर्त था वो फुलफिल हो गया। दूसरा शर्त क्या था? 10वीं में कितना होना चाहिए? 80। कितना है 10वीं में इसका? 90, चलेगा, दूसरा शर्त भी फुलफिल। तीसरा क्या था? 12वीं में कितना? किसी भी विषय में 70, इसका विज्ञान में कितना? 85, चलेगा। चौथा शर्त क्या था? जीडी में कितना? 70, इसका कितना है? 74, चलेगा। और इंटरव्यू में कितना था? 60, इसका कितना है? 61। पांचों शर्तों को बिना किसी छूट के पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब उम्मीदवार को चुना जाना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? पांचों शर्तों को पूरा तरीके से फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इसका चयन होगा। बढ़ूं आगे? चलो अगले प्रश्न का उत्तर देना। चलो पहला लाइन को पढ़ के उत्तर मत मार देना, वरना आगे जाके हो सकता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर को फुलफिल ही नहीं किया तो बाहर हो जाएगा ये। इसलिए पूरा पढ़ के उत्तर मारना है, पूरा पढ़ के उत्तर मारना है। चौथा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा ऑनलाइन में, तो चौथा ऑप्शन में है मामले को एमबीए के विभागाध्यक्ष, मामले को एमबीए के विभागाध्यक्ष के पास भेजा जाना है। चौथा ऑप्शन है मामले को एमबीए के विभागाध्यक्ष के पास भेजा जाना है, ये चौथा ऑप्शन है। बनाइए एक एक करके, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। तीसरा को तो फुलफिल नहीं कर रहा है सर, तीसरे में लेकिन छूट है तो उसको स्टार बना के आगे बढ़ लो पहले। ठीक है, वेरी गुड, समझ आ रहा है। जैसे तीसरे को चेक किया 12वीं में, सर इसका 70 नहीं है लेकिन छूट भी तो है सर, तो एक बार उसको होल्ड पे डाल के आगे बढ़ जाओ। क्या पता चौथे और पांचवे को फुलफिल ही ना करे तो बाहर हो जाएगा ना। तीसरे में छूट है ना, तो तीसरे को होल्ड पे डाल देना। तीसरे को फुलफिल नहीं कर रहा है सर लेकिन तीसरे में छूट है, तो तीसरे को होल्ड पे डाल के आगे बढ़ जाओ, चौथे पांचवे में आ जाओ। फिर आ जाओ तीसरे में कि तीसरे में छूट था, क्या छूट में सही सही बैठ पा रहा है? ये बैठ पा रहा है तो ठीक है, इसका मामला कहां जाएगा? एमबीए के विभागाध्यक्ष के पास। अगर छूट में सही सही नहीं बैठ पा रहा है तो बाहर हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा क्या? मामले को एमबीए के विभागाध्यक्ष के पास भेजा जाना है। बनेगा? आसान तो है बिल्कुल। चलो देखते हैं, पहला तो एज वाला अपना जो कंडीशन उसको चेक कर लेते हैं। एज क्या बोला था? 1 अगस्त 2017 को कितना होना चाहिए? 25 वर्ष से अधिक ना हो। 25 भी चलेगा, 25 से कम भी चलेगा। लमसम देखते हैं, 5 इधर और 17 उधर, 22, 23, 24 जितना भी ले लो, 25 से तो कम ही आ रहा है। पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये, ठीक। दूसरा कंडीशन, 10वीं में कितना होना चाहिए था? 80, इसका कितना है? 92, सही है। तीसरा, 12वीं में कितना होना चाहिए था? 70, इसका कितना है? 67। लेकिन अभी विज्ञान मत देखो, अभी इसको होल्ड पे डालो। तीसरे शर्त को फुलफिल नहीं किया सर, लेकिन चूंकि छूट था इसीलिए होल्ड पे डाला। अगर इस पे छूट नहीं होता तो सीधे इसको बाहर कर देते। समझ आ रहा है? छूट था इसीलिए होल्ड पे डाल के आगे बढ़ गया। अभी छोड़ दो सर, 12वीं में होना चाहिए था 70 लेकिन कितना है इसका? 67, लेकिन छूट है तो इसको होल्ड पे डाल के आगे बढ़ा। चौथा क्या था? ग्रुप डिस्कशन में 70 होना चाहिए, कितना है इसका? 82, चलेगा। इंटरव्यू में होना चाहिए था 60, इसका कितना है? 85। बाकी शर्तों को पूरा कर रहा है, बस एक में मार खा रहा है।
तीसरे में, 12वीं में होना चाहिए था 70, लेकिन इसका कितना है 67। लेकिन छूट भी है, लेकिन इसमें छूट का प्रावधान है। अब छूट का प्रावधान क्या है देख लो। छूट का प्रावधान ये बोलता है कि बाकी शर्तों को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, पहले देखो कर रहा है सर, बस 12वीं वाले में मार खा रहा है और उसमें छूट है, लेकिन छूट तभी मिलेगी जब बाकी शर्तों को क्या करे फुलफिल। तो बाकी की 4 शर्तों को फुलफिल कर रहा है, बस वो 12वीं वाले में मार खा रहा है। तो 12वीं में कितना है इसका 67, तो बोला है मिनिमम 60 ले लेंगे हम। लेकिन आपका विषय क्या होना चाहिए विज्ञान, तो विषय क्या है इसका विज्ञान। इसका मतलब छूट में सही सही बैठ रहा है, इसका मतलब इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका मामला कहां जाएगा एमबीए के विभागीय प्रधान के पास, वो डिसाइड करेगा इसके साथ क्या होना है। अगर इसका विषय कॉमर्स होता तो क्या करते, बाहर करते इसको। इसका विषय कॉमर्स होता मान लो, तो 12वीं में 60 तभी चलेगा छूट में जब विषय क्या होगा विज्ञान, लेकिन इसका विषय अगर कॉमर्स होता तो इसको बाहर कर देते अपन। क्लियर है यहां तक। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा डी। चलो ऋषभ वाला बताइए अब। बनाइए। बनाइए इसको। क्या रहा है, एडमिशन कमेटी के पास जाएगा मामला इसका। आ रहा है सभी का क्या, बाकी शर्तें फुलफिल हो तभी छूट मिलेगा। एक आध में छूट किसमें था, तीसरे में और 5वें में। तीसरे में अगर छूट मिलेगा तो बाकी की 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए, 5वें में छूट मिलेगा तो बाकी की 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए। दो दो छूट एक साथ नहीं मिल सकता। ऑप्शन डी आ रहा है क्या, चलो देखते हैं। पहला जन्म को लेके देख लो, यहां पर जन्म कब हुआ 1993, 7 इधर जोड़ लो 17 उधर, कितना 24 साल। 24 साल का लमसम है, 25 से तो कम ही रहेगा। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या थी जल्दी बोलो, 10वीं में 80%, इसका कितना है 95, ठीक है। तीसरी 12वीं में कितना 70, किसी भी विषय में इसका 75, विषय देखने की आवश्यकता ही नहीं मेरे को। चौथा क्या था, समूह चर्चा, जीडी में कितना बोला था, इसका कितना है 76, ठीक। इंटरव्यू में कितना बोला था 60, लेकिन इसका कितना है 55। इंटरव्यू वाले में मार खा गया ये। अब देखो इंटरव्यू वाले में 5वें में इंटरव्यू था, 60% बोला था मिनिमम, लेकिन इसका कितना है 55, तो 5वें को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो क्या उसमें छूट है ना छूट। इसमें छूट में क्या बोला है मिनिमम 50 चलेगा, लेकिन मामला कहां जाएगा एडमिशन कमेटी के पास। तो इसकी बाकी की 4 शर्तें पूरी हो रही हैं, 5वां में छूट था और छूट में फुलफिल कर रहा है ये। अगर मान लो इसका होता एग्जाम्पल के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार में 45 होता तो बाहर हो जाता, क्योंकि छूट भी तब मिलेगा जब मिनिमम क्या होगा 50। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में इसका अगर 45 होता तो बाहर। समझ आ रहा है। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में 55 है, छूट में बोला था मिनिमम 50 हम ले लेंगे, लेकिन मामला कहां जाएगा एडमिशन कमेटी के पास। तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ू आगे, बन रहा है सभी से, ऑनलाइन वाले बन रहा है ना सभी से, ऑनलाइन वाले बताइए जल्दी से, सभी लोग कर पा रहे हैं, आसान है देखो ये। चलो ये बताओ अब रोशनी वाला, आराम से बताना इसका उत्तर। बनाइए, रोशनी का जो डेटा दिया गया है इसको बनाइए, फिर 21 वाले प्रश्न को बनाएंगे फिर। ये अच्छा प्रश्न है, यहां पे थोड़ा फंस सकते हैं आप लोग। विनीता सी आ रहा है, आप लोग का क्या आ रहा है सी, सोच लो थोड़ा और। ऑनलाइन में सभी का सी आ रहा है क्या, थोड़ा सोचो और।
सोचिए, थोड़ा सा और सोचिए। हो सकता है, क्या होता है? ए भी है, क्या होता है? भी का मतलब क्या? हाँ, केवल ए। समझ आ रहा है? एक ही उत्तर सही होगा और वो उत्तर होगा ए, डेटा इनसफिशिएंट। 12वीं में उसका विषय अगर विज्ञान है तो फिर वो छूट में आ जाएगी। समझ आ रहा है? और 12वीं में उसका विषय वाणिज्य है, बाहर हो जाएगी। तो विषय कौन है 12वीं में उसका? नहीं पता है। 12वीं में विषय क्या है उसका, पता है क्या? नहीं पता है। बाकी की 4 शर्तें फुलफिल हो रही हैं, 12वीं में मामला फंस जा रहा है। 12वीं में इसका 70 से कम है, अब 12वीं में छूट भी तो है 70 से कम होने पे, 60 चलेगा, लेकिन विषय क्या होना चाहिए? विज्ञान। इसका विषय क्या है? नहीं पता है। अगर इसका विषय विज्ञान है तो फिर इसका मामला कहां जाएगा? एमबीए के विभागाध्यक्ष के पास। और इसका विषय अगर वाणिज्य है तो बाहर हो जाएगी। तो विषय है क्या? मेरे को क्या पता विषय क्या है? तो इसका पूरा पूरा डिपेंड करेगा विषय पर, जो कि मेरे को पता ही नहीं है 12वीं में इसका विषय क्या है। इसीलिए डेटा इनसफिशिएंट, डेटा जो है पर्याप्त नहीं है निर्णय लेने के लिए। चलो समझाता हूं इसको। देखो, पहला वाला जो एज क्राइटेरिया है उसको देखो। 1 अगस्त 2017 को इसका एज कितना होना चाहिए? 25 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब 25 हो या 25 से कम हो। चलो, 92 में जन्मी है, इधर कितना जोड़ दो? 8, उधर कितना? 17, कितना? 25। लेकिन 25 कब हो रहा है? दिसंबर 1992 को जन्मी है, तो 8 इधर जोड़े, 17 उधर, तो 25 साल की होगी कब ये? दिसंबर 2017 में। समझ आ रहा है? 13 दिसंबर 2017, 25 साल की होगी। लेकिन अपन को तो 1 अगस्त 2017 का चाहिए भाई, अपन को तो 1 अगस्त 2017 को चाहिए, मतलब 25 साल से कम है। कितनी कम मेरे को उससे मतलब नहीं है, 25 साल से कम है। 25 और उससे कम दोनों चलेगा। तो पहला एज क्राइटेरिया तो ठीक है। अरे समझ आ रहा है ना? 13 दिसंबर 1992 को जन्मी है, अब 8 साल इधर जोड़ दो, 17 उधर जोड़ दो, 25 साल की हो गई। लेकिन कब? 1 अगस्त 2017 को अपन को चाहिए। 25 साल की कब होगी ये? 13 दिसंबर 2017 को होगी। मेरे को तो 1 अगस्त 2017 चाहिए, तो अगस्त तो दिसंबर से पहले ही आता है ना यार। इसका मतलब 1 अगस्त 2017 की स्थिति में ये 25 साल से कम की है। इसका मतलब एज क्राइटेरिया सही है। ठीक। दूसरा, 10वीं में कितना है इसका? 87, सही है ना? 80 बोला था, 87 है। 12वीं में कितना है? 69 बोला था, 70 लेकिन 69 है, तो होल्ड पे डाल दो, एक बार होल्ड पे डाल दो। ये नहीं कि सीधे मार दिए 69 है तो ये वो। चौथा पांचवा को देखो, तो क्या पता चौथे पांचवा को फुलफिल ही नहीं करी तो बाहर ही करेंगे इसको फिर। चौथे में क्या था? जल्दी बोलो। ग्रुप डिस्कशन में कितना? 70, इसका कितना है? 74। इंटरव्यू में कितना बोला था? 60, इसका कितना है? 62। मतलब पहला फुलफिल, दूसरा फुलफिल, चौथा फुलफिल और पांचवा फुलफिल। तीसरे में मामला फंस गया। अब तीसरे में मामला फंसा है। तीसरा बोला था कि 70 होना चाहिए किसी भी विषय में, लेकिन इसका कितना है? 69। लेकिन तीसरे में छूट है, इसीलिए थोड़ा सा होल्ड पे डाले थे अपन। अगर छूट नहीं होता तो बाहर ही कर देते इसको। छूट था तो होल्ड पे डाले। अब होल्ड पे डालने के बाद वापस उसमें आ गए। अब देखे कि छूट बोला है कि 60% चलेगा, मिनिमम 60% चलेगा, लेकिन कब? जब उसका विषय क्या होगा? विज्ञान। तो इसका 69 है, लेकिन विषय नहीं पता। अगर इसका विषय विज्ञान होता तो ये छूट में कंसीडर हो जाती, तो इसका मामला कहां जाता? विभागीय अध्यक्ष के पास। लेकिन इसका विषय वाणिज्य होता तो ये बाहर हो जाती। तो इसका विषय मेरे को पता ही नहीं, इसका मतलब मैं निर्णय नहीं ले सकता। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। समझ पाए? ऐसा नहीं कि बाहर करेंगे, क्यों बाहर करेंगे? क्या पता इसका विषय विज्ञान रहा हो। विज्ञान अगर है इसका विषय तो ये बाहर नहीं होगी। इसका मामला कहां जाएगा? एमबीए के विभागाध्यक्ष के पास जाएगा। अगर इसका विषय वाणिज्य होता तब ये बाहर हो जाती। तो पूरा मामला टिका हुआ इसके विषय पे। अगर इसका जीडी में मान लो, यहां पे इसका जीडी में मान लो 64% होता तो वैसे बाहर हो जाती। समझ आ रहा है? जीडी में तो कोई छूट ही नहीं है। 10वीं में इसका 75 होता तो वैसे बाहर हो जाती। इसका एज 25 से ज्यादा होता तो वैसे बाहर हो जाती। तो एज वाले में तो छूट है ही नहीं, 10वीं में छूट है ही नहीं, और जीडी में छूट है ही नहीं। ये तो फुलफिल होना ही चाहिए। और दो शर्तें एक साथ, मतलब छूट वाली दोनों शर्तें एक साथ कंसीडर नहीं हो सकती। एक छूट एक बार में मिलेगी आपको। क्लियर है यहां तक? लास्ट बनाइए। बना लिए क्या? बनाओ इसको, जल्दी से बनाइए। शेखर वाला अब डी आ रहा है। पहले लाइन को पढ़ के खत्म हो गया था। तो वाणिज्य विषय 65 खत्म, बाहर। बाकी से मतलब ही नहीं है मेरे को। पहले लाइन को पढ़ के उत्तर आ गया था इसका। तो कहीं कहीं पे पहले लाइन को पढ़ के उत्तर आ जा रहा है। पहले लाइन को पढ़ा 12वीं में वाणिज्य विषय में 65, अरे खत्म सर।
12वीं में वाणिज्य विषय में 65, मामला यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि 12वीं में वाणिज्य विषय में अगर 65 बोला, वाणिज्य विषय में 65 बोलने का मतलब मामला यहीं खत्म, क्योंकि सर 12वीं में होना चाहिए था कितना, 70, ओवरऑल 70 होना चाहिए था किसी भी विषय में। छूट भी तब मिलता जब इसका विषय क्या होता, विज्ञान, तो इसका विषय वाणिज्य वैसे ही बाहर हो गई है, आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। देखो यहां तक समझ आया पूरा, 5 प्रश्न देखो, 5 मिनट नहीं लगा होगा एग्जाम में अगर बनाओगे तो। ये सब प्रश्नों को बच्चे छोड़ देते हैं, यही सब तो स्कोरिंग है। देखो समझ आए पांचों प्रश्न। एज तो इसका ठीक था, एज ठीक था ना इसका, 95 में जन्मी है, लड़का है क्या, लड़का है, 95 में जन्मा है, तो लमसम कितने साल का हो गया ये, 22 23 मान लो, गलत भी कर रहा हूं तो 24 मान लो, 25 से तो कम ही है। 10वीं में भी ठीक ठाक है, 12वीं में होल्ड पे डाल दिया, चलो मान लो मैं होल्ड पे डाल दिया, 12वीं होल्ड पे क्यों डाला, क्योंकि छूट है इसीलिए होल्ड पे डाला। जीडी में ठीक है 80, 70 बोला था 80 है, इंटरव्यू में ठीक है 65, 60 बोला था, 10वीं में ठीक, जीडी में ठीक, इंटरव्यू में ठीक, जन्म भी ठीक, मामला फंसा 12वीं में। 12वीं में छूट है, छूट लेकिन तभी मिलेगा जब विषय क्या हो, विज्ञान हो, इसका विषय क्या है, वाणिज्य, बाहर हो गई। ये 5 प्रश्न हो गए आपके, समझ आ रहा है यार। चलो एसीएफ का एक प्रश्न करते हैं। पेपर मिलेगा कहां, वो दिक्कत है इसमें, दिख रहा है क्या कहीं पे यार एसीएफ का पेपर, नहीं है क्या? ये दिख रहा है, चलो एसीएफ 2020 का बहुत टफ पेपर था, और ये सब वनडे एग्जाम से, यहाँ पे तो सीधे सीधे नंबर जुड़ते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। इसमें मेरे को याद आ रहा है एक अच्छा प्रश्न आया था, इसको करते हैं, दिख जाएगा ना इतने में तो। टाइप करवा नहीं पाया इसको मैं, इसमें एक अच्छा प्रश्न आया था, ये चालू हो गए क्वेश्चन रीजनिंग के, ये देख रहे हो सब वही सब पूछता है यार, देख रहे हो सब वही है, देख रहे हो एनालॉजी के क्वेश्चंस। पूछा तो था यार, नहीं पूछा है क्या इसमें, ये पूछा है देखो, बड़ा नहीं होगा क्या रे, जानते हो क्या कैसे बड़ा होगा, कहाँ पे, ये लेकिन वो तो पूरा स्क्रीन पे नहीं होगा, क्या पूछ रहा हूँ, ये ऐसा, ठीक, फिर तो ऊपर तक आना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना। ये कौन से एग्जाम का पेपर है, 14 नंबर में, आजकल तो उसमें भी, अभी जो एग्जाम होने वाला है केवी का, उसमें भी मैथ्स जोड़ दिया क्या? अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग को पढ़िए, सबको जोड़ते जा रहा है आजकल सब एग्जाम में, नहीं होगा क्या है ये,
कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे इसमें? 2 मिनट वेट करना, डाउनलोड जब तक हो रहा है। ये सब दूसरे कोचिंग वाले प्रमोट हो जा रहे हैं। इस वीडियो को डलवाना भी है यूट्यूब में मेरे को, दूसरे कोचिंग वाले प्रमोट हो रहे हैं इसमें यार। ये प्रश्न था ना आपका, प्रश्न दिया है मई 2026 का दूसरा शुक्रवार किस तिथि को पड़ेगा। कथन है उस महीने का पहला दिन शुक्रवार है, उस महीने का अंतिम दिन रविवार है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस महीने का, कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर, इस महीने का पहला दिन शुक्रवार है, अगर मैं बोल दूं आपको कि इस महीने का पहला दिन शुक्रवार है, तो आप दूसरा शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? अरे बता दोगे कि नहीं बताओगे? सिंपल सी बात तो है यार। अगर मैं बोलूं इस महीने का, दिसंबर महीना चल रहा है, दिसंबर महीने का पहला दिन क्या है, शुक्रवार, तो बताओ दूसरा शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, जल्दी बोलो। दूसरा शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा, जल्दी बोलो। 8 को पड़ेगा ना? इतना क्या विचार कर रहे हो यार? क्या डर लग रहा है इसमें बताने में? चिल्ला दूंगा। 8 तारीख को ना? बोलो ऑनलाइन वाले, 1 तारीख को अगर शुक्रवार है, दिसंबर महीने की पहली तारीख को शुक्रवार है, तो दूसरा शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? 8 तारीख को पड़ेगा ना? 7 दिन बाद, 7 दिन बाद वही दिन आएगा, तो दूसरा शुक्रवार पड़ेगा कब? 8 तारीख को। इसका मतलब पहला जो कथन दिया हुआ है, उस पहले कथन के आधार पे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा ना। मैं आपसे पूछा कि पहले तारीख को शुक्रवार है, तो दूसरा शुक्रवार इस महीने का कब पड़ेगा, तो आप उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे ना। मतलब केवल कथन एक उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। समझ आ रहा है? केवल कथन एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब केवल कथन एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अब दूसरे कथन में आ जाइए। मान लो मैं बोला इस महीने का अंतिम दिन क्या है, रविवार है। इस महीने का अंतिम दिन क्या है, रविवार। तो इस महीने का दूसरा शुक्रवार कब पड़ा होगा बता देंगे ना अपन? मत बताओ कब पड़ेगा, लेकिन बता देंगे कि नहीं बता पाएंगे? बता देंगे ना यार। अरे बता पाएंगे ना। अंतिम दिन अगर शुक्रवार है, अंतिम दिन अगर शुक्रवार है, या क्या बोला, रविवार है, अंतिम दिन अगर रविवार है, तो उसके बेसिस पे तो पूरे दिन निकल गए अपने। मई महीना के बाद किया है, तो मई कितने दिन का होता है? 31 का होता है ना। अब पहले कथन के हिसाब से क्या बोल रहा है, 1 मई को अगर शुक्रवार है, तो दूसरा शुक्रवार कब पड़ेगा, 8 तारीख को। इसका मतलब पहले कथन को मैं यूज करके उत्तर दे दूंगा। दूसरा कथन क्या बोला, अंतिम दिन क्या है, रविवार, मतलब 31 मई को क्या है, रविवार। तो उसके अकॉर्डिंग तो सारे दिन मिल गए मेरे को। 31 मई को अगर रविवार, तो फिर मैं बोल दूंगा 30 मई को क्या, शनिवार। ऐसे करके सारे दिन मिल गए, तो मैं बता दूंगा दूसरा शुक्रवार किस तारीख को पड़ रहा है। बता तो दूंगा ना। इसका मतलब कथन एक भी अपने आप में क्या है, पर्याप्त उत्तर देने के लिए, और कथन 2 भी अपने आप में क्या है, पर्याप्त। कथन 1 भी अपने आप में पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, और कथन 2 भी अपने आप में उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका आंसर क्या टिक करते? देखो इसका ऑप्शन कैसा दिया था, कथन 1 अकेला प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 अकेला पर्याप्त नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, कथन 2 अकेला प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अकेला पर्याप्त नहीं है, यह भी नहीं होगा। तीसरा, या तो कथन 1 या कथन 2 अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल ठीक बात है। समझ आ रहा है? कथन 1 अकेला भी उत्तर दे देगा, कथन 2 अकेला भी उत्तर दे देगा। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पे 1 और 2 मिलकर के उत्तर दे पाएंगे। ये बहुत ट्रेंडिंग प्रश्न है पीएससी के। 2015, 16, 17 पेपर देखिएगा, 15, 16, 17 का पेपर देखिएगा, 6 प्रश्न पूछा है। 6 प्रश्न 15, 16, 17 में 6 प्रश्न बोल रहा हूं पूछा है। 15, 16, 17 का पेपर देखेंगे, 6 5 प्रश्न आपको दिख जाएंगे। इसका वीडियो भी डाला था बना के मैं एक बार, 6 7 प्रश्न का पूरा बना के यूट्यूब में डाला था वीडियो। सिंपल है, बस थोड़ा सा ऑप्शंस को घुमा दिया है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। कितना सिंपल था। अगर मैं पहला मई का पहला दिन बता दूं ये है, शुक्रवार है, तो दूसरा शुक्रवार कब पड़ेगा बता दोगे ना? बता दोगे ना। कब पड़ेगा वो बताना भी नहीं मेरे को, बस बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा। मैं बता दिया मई का आखिरी तारीख को, मतलब 31 तारीख को रविवार है, तो दूसरा शुक्रवार कब पड़ा होगा बता देंगे ना? बता देंगे। मतलब कथन 1 अकेला पर्याप्त है और कथन 2 भी अकेला पर्याप्त है। समझ आ रहा है? चलो आ जाओ इसमें वापस से अब।
इतना समय क्या लगा रहा है यार खुलने में, ये चलो देखो क्या क्या बोला है। दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसके बाद एक प्रश्न 21 वाला भी कराऊंगा। दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। एक संस्था में वित्त प्रबंधक, वित्त प्रबंधक का मतलब क्या? फाइनेंशियल मैनेजर, मैनेजर ना, प्रबंधक को मैनेजर बोलते हैं। देख लेते हैं इंग्लिश में है क्या, ये है, क्या बोल रहा है, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। वित्त प्रबंधक के चुनाव की निम्नलिखित शर्तें हैं। कोई संस्था है, जैसे मान लो उड़ान एक संस्था, इसमें फाइनेंस मैनेजर के लिए कुछ शर्तें रखी है हमने। पहली शर्त हमने क्या रखी है, 1/8/19 को लिख लो पहली शर्त, 1/8/19 को कम से कम 26 वर्ष और अधिक से अधिक 36 वर्ष का हो। 1/8/19 को कम से कम 26 से कम ना हो ना, 26 से कम ना हो और 36 से अधिक ना हो, यही तो मतलब हुआ। 26 से कम का ना हो और 36 से अधिक का ना हो, ये बोलना चाह रहा है। 1/8/19 को कम से कम 26 वर्ष और अधिक से अधिक 36 वर्ष का हो, मतलब कि 26 से कम एज नहीं चलेगा और 36 से अधिक नहीं चलेगा। तो शॉर्ट में लिख लीजिए 1/8/19, 8 का मतलब क्या, अगस्त, 1 अगस्त 19 को, 1 अगस्त 19 को 26 से कम ना हो और 36 से ज्यादा ना हो। समझ आया? कम से कम 26 का मतलब 26 तो होना ही चाहिए, 26 से कम नहीं चलेगा, 26 और 26 से अधिक चलेगा, लेकिन 36 से ज्यादा भी नहीं चलेगा बोल रहा है। तो कम से कम 26 वर्ष और अधिक से अधिक 36 वर्ष का हो, मतलब कि 26 कम से कम और 36 अधिक से अधिक, बन जाएगा ना ये तो। दूसरा, 65% अंकों के साथ किसी भी संकाय में स्नातक हो। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हो। परसेंटेज कितना बोल रहा है, 65% लिख लिए, 65% ग्रेजुएशन किसी भी विषय में, मिनिमम 65। इसके बाद 75% कम से कम अंकों के साथ वित्त प्रबंधन में, मतलब कि फाइनेंस मैनेजमेंट में, फाइनेंस मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। समझ आ रहा है? मतलब क्या बोल दिया, पीजी, पीजी या फिर डिप्लोमा, दोनों में से कुछ भी चलेगा। पीजी या फिर डिप्लोमा किसमें, वित्त प्रबंधन में, कम से कम 75% अंकों के साथ। मतलब ग्रेजुएशन की बात किया और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात किया। क्लियर है यहां तक? उसके बाद किसी संगठन में सहायक वित्त प्रबंधक के रूप में कम से कम 5 वर्षों का कार्य अनुभव हो। किसी संगठन में सहायक वित्त प्रबंधक के रूप में कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो, मतलब कि असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर के रूप में कहीं भी किसी भी संगठन में कम से कम 5 साल काम किया हो, कम से कम 5 साल। ये 4 शर्तें हैं, 4 शर्तें दिमाग में बैठाओ। पहला, एज को लेके, कितना एज बोला है, 26 से कम ना हो, 36 से अधिक ना हो। दूसरा, ग्रेजुएशन कितना बोला है, ग्रेजुएशन में कितना बोला है, 65। तीसरा, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा 75। और चौथा, कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस कितना, कम से कम 5 साल का। ठीक है, 4 शर्तें समझ आई। अब छूट दे रहा, देखो किसमें किसमें छूट दिया, ध्यान से देखना छूट कैसे बोल रहा है। उपरोक्त दो क्या था, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, उसमें स्टार बना लो। दूसरे में छूट है, क्या बोल रहा है, किसी उम्मीदवार के बारे में अब ये जानकारी दे रहा है कि भाई बाकी की शर्तें फुलफिल कर रहा हो, दूसरे में वो अटक गया हो। दूसरे में छूट क्या बोल रहा है देखना, दूसरे में क्या बोल रहा है, 65% नहीं पाया है, मान लो ग्रेजुएशन में 65 से उसका कम है, लेकिन स्नातक में कम से कम 60% और विशेषज्ञता के साथ वित्त प्रबंधन सहित स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा में कम से कम 80% हासिल किया हो, तो उसका मामला वित्तीय प्रधान को भेजा जाएगा। समझ आ रहा है? इस बात को समझना थोड़ा, क्या बोलना चाह रहा है। यह बोल रहा है कि ग्रेजुएशन में कितना बोला था, 65 किसी भी संकाय में, लेकिन अब बोल रहा है कि मिनिमम कितना चल जाएगा, 60। मिनिमम उसका 60 कंसीडर कर लेंगे, लेकिन उसका फिर पीजी या डिप्लोमा में 75 की जगह कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। समझ पा रहे बात को, क्या बोल रहा हूं, क्लियर हो पा रहा है? मैं बोल रहा हूं कि आपको बोला था कि ग्रेजुएशन में 65 होना चाहिए, दूसरा जो शर्त था ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, 65, लेकिन छूट बोल रहा है, छूट में क्या बोल रहा है कि 60 भी कंसीडर कर लेंगे हम, लेकिन तब जब आपका पीजी या डिप्लोमा में कितना हो, 80 हो। समझ आ रहा है? ऐसा बोला है इस बार। तो मामला कहां जाएगा, वित्तीय प्रधान को भेजा जाएगा, वित्तीय प्रधान को भेजा जाएगा मामला। समझ पा रहे हैं? 4 शर्तें थी, 4 शर्तों में सेकंड वाला जो ग्रेजुएशन को लेके था कि 65 होना चाहिए, उसमें छूट ये है कि आपका 60 भी हम कंसीडर कर लेंगे,
लेकिन फिर आपका पीजी या डिप्लोमा में कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। ठीक, इसके बाद पहले वाले में एज वाले को लेके देखो, छूट मिल गया एज वाले को लेके, इस बार एज में छूट दिया है। क्या बोल रहा है? 26-36 बोला था। अब ध्यान से देखो, अब बोल रहा है 40 तक चल जाएगा आपका, 40 वर्ष से अधिक ना हो। अपर एज में छूट दे दिया, 40 वर्ष से अधिक ना हो बोल रहा है, 40 तक ले लूंगा, 40 वर्ष से अधिक ना हो ना, 40 वर्ष से अधिक ना हो। और सहायक वित्त प्रबंधक के रूप में, लेकिन काम कितने साल का होना चाहिए आपका? 10 साल का। जो वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का मांग रहा था, उसको 10 साल का मांग लिया। अच्छा प्रश्न है ये, समझ आ रहा है? एक दूसरे से मिला जुला के आपको छूट दे रहा है। तो ये मामला कहां जाएगा? प्रबंधक निदेशक को भेजा जाएगा। यहां पर मामला भेजा जाएगा वित्तीय प्रधान को, और यहां पर मामला भेजा जाएगा प्रबंध निदेशक को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वित्तीय प्रधान को? देख लीजिए, वित्तीय प्रधान का मतलब हो जाएगा आपका फाइनेंस, ये देखो फाइनेंस हेड के पास जाएगा, और यहां पर मामला मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाएगा। छोड़ो उसको, वो सब तो समझ में आ जाएगा। समझ आया पूरा प्रश्न? चार शर्तें समझ आई। पहली एज को लेके शर्त क्या है? 26 और 36, 26 से कम ना हो, 36 से अधिक ना हो। दूसरा क्या है? ग्रेजुएशन 65% मिनिमम होना चाहिए। तीसरा पोस्ट ग्रेजुएशन 75% होना चाहिए, पीजी या डिप्लोमा दोनों वित्त प्रबंधन में। चौथा 5 वर्ष का अनुभव। अब क्या किया? दूसरे में छूट दिया, पहले तो ग्रेजुएशन वाले में छूट कैसा दिया कि बोला कि आपका 65 होना चाहिए था, लेकिन 60 भी हम ले लेंगे। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन हम 60 लेंगे तो फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। सिलेक्शन नहीं होगा, मामला कहां जाएगा? मामला कहां जाएगा? वित्तीय प्रधान के पास। सिलेक्शन नहीं होता छूट में, मामला कहीं जाता है, वो डिसाइड करते हैं। दूसरे में छूट, पहले में छूट। एज को लेके अपर एज जो था 36, उसको बोला 40 भी कर लेंगे हम, 40 भी हम कंसीडर कर लेंगे, 40 से अधिक ना हो, मतलब आपका 38 भी चलेगा, 39 भी चलेगा। लेकिन आपका फिर जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए? 10 साल का होना चाहिए। तो मामला कहां जाएगा? प्रबंध निदेशक के पास। यहां पर मामला जाएगा, ये जो ग्रेजुएशन वाले में मामला जाएगा वित्तीय प्रधान के पास, और एज वाले में मामला जाएगा प्रबंध निदेशक के पास। समझ आ रहा है? करें प्रश्न, उसके बाद वही सब लिखेगा ये। चलो, ये पहला प्रश्न है, बनाएंगे ऑनलाइन वाले सभी लोग। देवाशीष, ये तो आसान सा दे दिया क्या? कब की डेट में एज देखना है? हाँ ये देख लो, कब की डेट में एज देखना है, ये तो अपन देखे नहीं। कब की डेट में इसको एज देखना है? ये सभी मामले 1 अगस्त 2019। अच्छा लिखा तो था ना 1 अगस्त 2019, ठीक। 1 अगस्त 2019 की डेट में देखना है उसका एज। 1 अगस्त 2019 की डेट में उसका एज को देखना है। चालीस की 40 से अधिक कितने का है देख लो। 1 अगस्त 2019 को उसका देखना है एज। हाँ देख लो, आप लोग देख लो। ग्रेजुएशन वाले छूट में मामला जाएगा किसके पास? हाँ, और एज वाले में कहां पे? प्रबंध निदेशक के पास। देख लो क्या उत्तर दोगे, जल्दी बोलो। चुनाव नहीं किया जाएगा? ऑप्शंस देखो ना यार, ऑप्शंस देखो, उत्तर बताओ मेरे को। एज कितना आ रहा है यार? एज कितना आ रहा है? 40 के अंदर, 40 से बाहर। तो फिर चुनाव कैसे हो जाएगा इसका यार? छूट में आ रहा है ना ये तो छूट में आ रहा, तो चुनाव कैसे हो जाएगा? कुछ भी बोलते हो, 5 प्रश्न कराए इससे पहले। अगर छूट में आ रहा है तो फिर कहां से इसका चुनाव होगा? सीधे सीधे चुनाव सीधे सीधे तभी होगा जब चारों शर्तों को फुलफिल करेगा बिना किसी छूट के। हाँ, प्रबंध निदेशक के पास जाएगा इसका मामला। छूट में बैठेगा तो चुनाव कैसे कर लेंगे?
छूट में बैठेगा तो चुनाव नहीं हो पाएगा। चुनाव तभी हो पाएगा इसका, चयन तभी हो पाएगा इसका जब इन चारों शर्तों को बिना किसी छूट के फुलफिल करेगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। इन चारों शर्तों को बिना किसी छूट के फुलफिल करेगा तभी इसका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इन चारों शर्तों को अगर बिना किसी छूट के फुलफिल कर रहा है तो इसका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन वाले मामले में फंस गया मामला, छूट में बैठे तो मामला जाएगा वित्तीय प्रधान के पास, फाइनेंशियल हेड, और दूसरा अगर आपका एज वाला मामला फंसा तो आपका मामला कहां जाएगा, प्रबंध निदेशक के पास, मैनेजिंग डायरेक्टर। समझ आ रहा है? तो छूट में अगर बैठेगा तो सिलेक्शन कहां से हो जाएगा? क्या उत्तर टिक करेंगे? ऑप्शन ए। समझ आ रहा है? थोड़ा सा ठीक से बनाओ यार, सी बता रहे हो आंसर। ऑनलाइन वाले क्या उत्तर आएगा जल्दी बताओ सोच के। अब आएगा ये? चलो पहला वाला शर्त देखते हैं। पहला क्या था? एज। कब की डेट में एज? 1 अगस्त 2019। चलो देखते हैं। 79 को जन्मा है ये, जनवरी में ना, ध्यान से। 1 अगस्त 2019 को देखना है इसका एज कितना हो जाएगा। 21 इधर हो जाएगा, हो जाएगा 21 इधर, और 10 आगे जोड़ दो, कितना हो गया? 31, और 9 उधर जोड़ दो, कितना? 40। बाहर हो गया ये तो, 40 से ऊपर हो गया ये तो। बताओ चलो, इसका एज नहीं निकाल पा रहे हो? 40 से ऊपर हो गया ये तो, हो गया कि 40 से ऊपर? हाँ तो जनवरी पहले आता तभी तो 40 का हो गया ना यार ये। जनवरी में ही 40 का हो गया ये, तो अगस्त में तो 40 से ज्यादा हो गया ना यार। क्या बुद्धि लगाते हो यार, एज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो आप लोग। 40 से ऊपर हो गया है ये। अरे हुआ है कि नहीं 40 से ऊपर? जनवरी में 40 साल का हो गया है, जनवरी 19 में ही 40 साल का हो गया ये। बात कब की कर रहे हैं अपन? अगस्त की। 40 से ऊपर का हो गया है ये, तो वैसे ही बाहर, खत्म। इतना ही करना था इसमें तो। 40 से ऊपर में तो छूट भी नहीं है, 40 से ऊपर में तो छूट भी नहीं है। एज वाले में छूट था, लेकिन 40 से ऊपर में तो छूट भी नहीं है, तो सीधे बाहर हो गया यार। अरे एज निकाल लो ना यार, एज नहीं निकाल पा रहे हो क्या? कोई आपसे पूछे आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो, तो नहीं बता पाओगे क्या? तो इसका क्यों नहीं बता पा रहे हो? अरे आएगा ना। देखो ना, 12 जनवरी 1979, 12 जनवरी 1980, 1 साल हो गया, हो जाएगा। फिर 12 जनवरी 2000 सीधे आ गया, 20 साल, 20 और 21 हो गया, ठीक। फिर 12 जनवरी 2019, 19 साल और जोड़ दो, कितना? 40 हो गया। मतलब 12 जनवरी 2019 को 40 साल का हो गया ये। अपन तो अगस्त 2019 की बात कर रहे हैं, तो 40 साल से बहुत सारे महीने और आगे आ गया ये, तो इसका उम्र 40 से अधिक हो गया। और 40 से अधिक में तो छूट भी नहीं। देखो ये देखो, 40 से अधिक में तो छूट भी नहीं है। देखो उपरोक्त एक में छूट था, एज 26 से कम ना हो, 36 से अधिक ना हो। छूट में क्या बोला? एज 40 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब 36 जो अपर लिमिट था उसको कितना कर दिया? 40। 40 से अधिक में तो छूट भी काम नहीं करेगा, तो 40 मैक्सिमम चलेगा, छूट में बोल रहा है। लेकिन इसका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कितने साल का? 10। लेकिन इसका उम्र तो 40 से भी ज्यादा हो गया, तो इसको तो छूट में भी अपन कंसीडर नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधे क्या होगा? ये बाहर होगा। उत्तर क्या होगा? उम्मीदवार का चुनाव नहीं किया जाएगा। पहले लाइन में पढ़ के खत्म हो गया मामला यार। एज नहीं निकाल पा रहे हो, जनवरी पहले आएगा बोलते हो। जनवरी पहले ही तो आएगा, लेकिन जन्मा जनवरी में है ये, जाना है अगस्त में मेरे को। जनवरी तो पहले ही आएगा, जनवरी में ही हो गया 40 साल का ये। अगस्त में जाते तक तो ये कितने साल का हो जाएगा? 40 साल कुछ महीने और जोड़ दीजिए, 7 महीने मोटा मोटा जोड़ दीजिए। अरे समझ आया ऑनलाइन में? यहीं पे खत्म हो गया मामला यार। इतना आसान सा था, एज को लेके ही फंस गया था। बाकी ग्रेजुएशन तो इसका ठीक था ना, 65। पीजी भी ठीक था इसका, कितना? 81। और काम का भी अनुभव कितना है? 12 साल, सब ठीक था। एज अगर इसका होता 40 के अंदर, मान लो इसका 39 साल कुछ महीने होता, तो फिर इसका मामला कहां जाता? प्रबंध किसके पास में? वित्तीय प्रधान के पास में। किसके पास? प्रबंध निदेशक के पास। देख लो कहां जाता मामला? प्रबंध निदेशक के पास। समझ आ रहा है? लेकिन ये तो 40 साल भी पार कर दिया, तो छूट में भी नहीं बैठ पा रहा है, मतलब ये बाहर होगा। क्लियर हुआ? सही उत्तर देना, एक ही प्रश्न और है बस इसमें, सही उत्तर देना इसका। बनाइए। सही उत्तर देना यार।
ग्रेजुएशन वाले में मामला फंसेगा तो वित्तीय प्रधान के पास जाएगा, और एज वाले में मामला फंसेगा तो प्रबंध निदेशक के पास जाएगा। क्या रहा है? डी, वित्तीय प्रधान। ग्रेजुएशन में मामला फंस रहा है क्या इसका? ग्रेजुएशन में मामला अगर फंस रहा है, लेकिन फिर उसका पीजी या डिप्लोमा होना चाहिए कितना, 80% से ऊपर, है ना, तब छूट में बैठेगा। ठीक है, डी होगा इसका उत्तर। ठीक, बढ़िया। आ रहा है डी? बन पा रहा है ना? आराम से एज का क्राइटेरिया को थोड़ा देखना और प्रॉपर एज कैलकुलेट करना, लमसम देखना कि आसपास बैठ रहा है ना एज, तो फिर पूरा निकालना अच्छी से। मोटा मोटा यहां जैसे दिख रहा है, देखो एज क्राइटेरिया देखते हैं, 86 को जन्मा है, 14 इधर 19 उधर, कितना हो गया? 33। अब लमसम 33 आ रहा है, तो इसमें चिंता नहीं है मेरे को, इसमें मैं ज्यादा सोच विचार नहीं करूंगा। 33 अगर मैं गलत भी सोच रहा हूं तो 34 हुआ होगा मान लो, तो भी तो 36 से पहले ही है। 33 हुआ होगा, 32 हुआ होगा, तो भी तो 26 से ज्यादा ही है। 26 से कम ना हो, 36 से ज्यादा ना हो, लमसम कितना, इधर देखो ना 14 और उधर कितना 19, 33। मैं गलत कर रहा हूं, 32 हुआ होगा सर, तो भी चलेगा। मैं गलत कर रहा हूं, 34 हुआ होगा सर एज इसका, तो भी चलेगा यार। तो यहां पर बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करूंगा। लेकिन इससे पहले वाले में 40 के एकदम नजदीक बैठ रहा था, तो वहां पे प्रॉपर कैलकुलेट कर लो, समझ आ रहा है? तो यहां पर तो लमसम देख रहे हैं अपन, एज क्राइटेरिया फुलफिल हो गया सर। दूसरा, ग्रेजुएशन में कितना, जल्दी देखो इसका 62, मामला फंस गया सर। 65 बोला था, 62 है। लेकिन एक बार होल्ड पे डाल दो इसको, क्यों? क्योंकि इस पे छूट है, इसीलिए इसको होल्ड पे डाल दिया। होल्ड पे डाल दिया इसको अभी, ये नहीं कि सीधे अपन ले लिए कि मामला भेजेंगे कहां पे, वित्तीय प्रधान, ये सब मत करना। क्या पता तीसरे को फुलफिल नहीं कर रहा हो, चौथे को फुलफिल नहीं कर रहा हो, तो दो छूट तो एक साथ मिलेगा नहीं, तो भारी हो जाएगा ये। इसलिए बाकी दोनों शर्तों को फुलफिल कर रहा है कि नहीं वो देख लो। दूसरे में तो मामला फंस गया है इसका, क्योंकि इसका ग्रेजुएशन में 65% से कम है, बोला था मिनिमम 65 होना चाहिए, इसका कितना है 62, तो दूसरे में मामला फंस चुका है इसका। लेकिन अभी होल्ड पे डाल दिया, क्यों? क्योंकि इस पे छूट है, तो होल्ड पे डाल दिया, आखिरी में देखूंगा इसको मैं। तीसरे में आ जाओ, तीसरा क्या था, पीजी या डिप्लोमा में कितना होना चाहिए, 75, कितना है इसका 83, ठीक है। चौथा क्या था, वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का, इसका कितना है 6, सब ठीक है। बस दूसरे वाले शर्त में फंस गया है ये। दूसरा शर्त है ग्रेजुएशन में होना चाहिए था कितना, 65, इसका है कितना 62। छूट बोलता है कि मिनिमम 60 भी कंसीडर कर लेंगे हम, लेकिन आपका फिर पीजी में कितना होना चाहिए, 80+। तो देखते हैं, चलो इसका पीजी में कितना है 83, ठीक है। मतलब इसका जो ग्रेजुएशन है उसको मिनिमम 60 कंसीडर कर सकते हैं, इसका मिनिमम 60 है। इसका मतलब इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका मामला कहां जाएगा, वित्तीय प्रधान के पास, ऑप्शन डी। ऐसे चेक करना है आपको। क्लियर है यहां तक? 2 प्रश्न पूछा था, देखो ये 2 ही पूछा था। अब सोचो ये एसीएफ में पूछा गया प्रश्न है दोनों, एसीएफ का कट ऑफ इतना कम गया था, बच्चे नहीं बनाते हैं सब प्रश्नों को यार, बच्चे बनाते ही नहीं इन सब प्रश्नों को। और सोचो कितने आसान प्रश्न है दोनों ये। 2 प्रश्न मतलब 4 नंबर हो गया, देखो ये। और एसीएफ का 600 नंबर का पेपर हुआ था, 270 280 में सिलेक्शन हो गया लोगों का। 150 का एक पेपर होता है ये, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के रहते हैं, 50 लैंग्वेज के और 50 छत्तीसगढ़ जीएस के रहते हैं। 150 क्वेश्चन में 50 मैथ्स रीजनिंग, 50 लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी तीनों, और 50 जीएस। 150 प्रश्न। फिर दूसरा पेपर होता है 150 प्रश्नों का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये रहता है। 600 नंबर हो गया, 150 प्रश्न ये, 150 प्रश्न वो, 300 नंबर का ये पेपर, 300 नंबर का वो, 600 नंबर का पेपर था, जिसमें 270 280 नंबर लाने वाले पास हो गए। नहीं नहीं, मेरिट में जुड़ता है नंबर, 600 नंबर वही तो बोल रहा हूँ, मेरिट में जुड़ता है। केवल क्वालिफाइंग सीसेट है, बाकी सीजीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स, एडीआई का हुआ देखो अभी, एसीएफ होता है, एई होता है, सब में मैथ्स और रीजनिंग के नंबर जुड़ते हैं मेरिट में। तो सोचो 50 क्वेश्चन 100 नंबर का था, मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे 270 280 में सिलेक्शन ले लिए बच्चे। और एसीएफ मतलब डिप्टी कलेक्टर के बाद सबसे अच्छी पद है एसीएफ का पद, डिप्टी कलेक्टर के बाद। अगर ये पद जुड़ जाए ना, सीजीपीएससी में जुड़ेगा नहीं कभी, अगर ये पद जुड़ जाए सीजीपीएससी के एग्जाम में, राज्य सेवा परीक्षा में, तो दूसरा चॉइस बच्चों का रहेगा एसीएफ। डिप्टी कलेक्टर के बाद सीधे एसीएफ भरेंगे वो लोग। एडीआई से भी अच्छा पद है एसीएफ का, समझ आ रहा है? तो एग्जाम होगा देखना अगले साल, ये तो एकदम मतलब बच्चे वेट कर रहे हैं इस एग्जाम का। 2021 के बाद नहीं हुआ है एग्जाम, इसके बाद हुआ ही नहीं है, इसका एग्जाम होगा देखना अगले साल। और दूसरा पेपर थोड़ा सा इसका टफ रहता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री ये पूछता है, तो वहां पे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। देखो ना,
आप देखेंगे रीजनिंग के तो वही सब प्रश्न दिखेंगे आपको, देखो ना जो पढ़े हो आप, दिखाता हूं मैं आपको, रीजनिंग वही सब दिखेगा आपको। देखो ये देखो, पढ़े हैं ऐसा, 17 का स्क्वायर किए थे अपन, याद है? 289 का 3 गुना है 867, 17 के स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ये किए थे ऐसा प्रश्न अपन। ये देखो, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, आराम से कर लोगे इसको, आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को। इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर का है, त्रिभुज, इसमें तो आराम से गिन सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इतने छोटे फिगर्स तो अपन देखे ही हैं। ये देखिए, ये आपका न्याय निगमन जो बता रहा था, कुछ बाइक कंप्यूटर है, कोई बाइक लैपटॉप नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न ये कर लोगे। देखो इस प्रकार का करा चुका वैसे प्रश्न, ये देखो ये तो कर ही लोगे सीरीज। इसके बाद देखो ये सब साइटोलॉजी कोशिका से उसी तरह संबंधित है जिस तरह मायर मैकोलॉजी, मतलब ये आपका वो एनालॉजी का प्रश्न है कि कोशिका के स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो फिर मायर मैकोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं, ये तो पूरा जनरल नॉलेज का प्रश्न है। ये देखो ये बना लोगे, एनालॉजी का प्रश्न है ये, कराया हो ना ऐसा। 92 से क्या लाओ, 391, जिस तरीके से लाओगे 24 से 102, 56 से क्या लाऊंगा। सेम ये प्रश्न आपके नोट्स में है। ये देखो क्लासिफिकेशन, इन चारों में से 3 अलग हैं और एक उन तीनों से अलग है। ये देखो सीरीज का प्रश्न, आराम से बना लोगे। ये आपका ये जो ग्रुप एनालॉजी, 6 और 9 का यूज करके क्या लाना है, 297, समझ आ रहा है? 6 और 9 का यूज करो, 6 का क्यूब कितना, 216, उसमें 81 जोड़ने पे क्या आएगा, 297, तो 6 का क्यूब और 9 का स्क्वायर, खत्म हो गया क्वेश्चन, आराम से कर लेते इसको। अरे 6 दिखा, 297 दिखा, तो 6 का क्यूब तो याद आएगा ही। 6 का क्यूब कितना, 216, उसमें कितना जोड़ोगे, 81, और 81 क्या है, 9 का वर्ग, तो 6 का क्यूब और 9 का वर्ग जोड़ने पर क्या आएगा, 297। तो कौन से में वही रिलेशन दिख रहा है। ये देखो ये तो उसका हो गया आपका, ये तो बन ही जाएगा डायरेक्शन सेंस। ये देखो इसके हिसाब से डायग्राम बनाओ, उत्तर दो। वही सब पूछ रहा है, देख रहे हो, ये पूरा प्रश्न अभी तक जितना पढ़े वही सब तो पूछा है। देखो ना आगे भी दिखाता हूं, वही सब पूछा है। ये देखो पासा का प्रश्न, आराम से बनेगा, ये प्रश्न करा चुका हूं। ये इसके विपरीत क्या आएगा बता दोगे ना, आराम से पढ़ चुके हो आप। ये कल करा रहा था, देखो ये प्रश्न, शाम को गणित का क्लास अगर अटेंड किए होंगे, शाम के गणित के क्लास में ये प्रश्न कराया था, उत्तर 32 निकाले थे ना कुछ। ये सब तो उसके प्रश्न है, मतलब आप इसमें जैसे आपको दिया रहेगा कोई कथन और आप क्या कार्यवाही करोगे, वहां पर करा दूंगा मैं, कुछ कुछ प्रश्न आते हैं इसके भी। ये देखो ये सब वही है, ये गणित का प्रश्न है ये सब। ये देखो ये कराया था, याद करो, समय और कार्य पढ़ाते समय, समय और कार्य पढ़ाते समय ये प्रश्न कराया भी था। ये प्रतिशत अगर अटेंड किए होगे तो ये प्रश्न बन जाएगा आपसे, प्रतिशत अगर अटेंड किए होंगे तो। ब्याज वगैरह के प्रश्न है, वही सब है देखो, लेकिन अच्छे प्रश्न है। ये प्रश्न देखो कराया था क्लास में, याद आ रहा है, इतने दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, इस प्रकार के प्रश्न करा चुका हूँ। ज्योमेट्री मेंसुरेशन के प्रश्न है, ये देखो वही सब पूछता है, मतलब कुछ अलग नहीं है। औसत अगर पढ़े होगे तो ये प्रश्न कराया हूँ, अगर औसत पढ़े होगे तो, नहीं पढ़े तो आगे जाके पढ़ेंगे। वही सब पूछता, मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखो वही सब पूछता है, कुछ अलग नहीं है, पूरा वही सब पूछ रहा है, कुछ भी अलग नहीं पूछता है। जो चैप्टर बच्चे हैं वो पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न बनेंगे आपसे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब पढ़ेंगे आप। अब सोचो 50 प्रश्न सीधे सीधे 100 नंबर दे रहे हैं आपको, 50 प्रश्न 100 नंबर दे रहे हैं सीधे सीधे आपको। तो ये सब बोल रहा हूँ कि अच्छी से पढ़ के एक बार बैठ जाओ, पूरा तैयारी करके बैठ जाओ, रीजनिंग का भी मैथ्स का भी, हर एग्जाम में आपको रीजनिंग मैथ्स मिलता रहेगा। 2021 में भी एक प्रश्न आया था, करें उसको, 10 मिनट में खत्म करते हैं उसको भी करके। दो 2021 में भी एक प्रश्न आया था, 21 का पेपर तो इतना टफ था कि वहां पे कट ऑफ गया था 72 नंबर, सीजीपीएससी प्री का 200 में। सीसेट में अधिकतर लोग फेल हो गए थे, अधिकतर लोग सीसेट में फेल हुए थे। वही सब आता है, मेन क्या है ना, बच्चे आधा अधूरा पढ़े रहते हैं। अब देखो आप इस पेपर को देखोगे तो वही सब आया है रीजनिंग का जो पढ़े हो, एक भी प्रश्न ऐसा अलग नहीं है इसमें। पेपर दीजिए, केबी का तो पेपर होने वाला है ना, कब है, जनवरी में ना। दीजिए पेपर, जितने आ रहे हैं सब दीजिए, जनवरी तक तो मैथ्स भी बहुत कुछ हो जाएगा आपका। और प्रतिशत लाभ हानि सब तो पढ़ाए हो ना, अटेंड नहीं किए हो क्या? प्रतिशत लाभ हानि तो पढ़ाए हो ना सब, अरे पढ़ाए था ना प्रतिशत लाभ हानि को, तो सबको अटेंड काहे नहीं किए हो?
ये देखो कल दिखा रहा था ना जो केवल देश राज्य है, इस प्रकार के स्टेटमेंट देखो 2021 में आए थे। ये सब आपको दीपक कुमार में नहीं मिलने वाले, ये सब दीपक कुमार में नहीं मिलेगा आपको। ये देखो इस प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग सब कराए हो, देखो ये सब वही सब पूछा, देखो ना एनालॉजी के प्रश्न। ये देखो ये बोल रहा था कि ऐसे फिगर्स आते हैं तो छोड़ दो, इसमें नहीं कर पाओगे काउंटिंग आप, इसमें कहाँ काउंट करने बैठोगे यार। 52 54 50 उपरोक्त में से कोई नहीं, पूरा टावर उठा के दे दिया है ये। कहाँ ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना ज्यादा सही रहता है। और समय के बाद भी तो क्या पता आप एक कम गिने हैं तो भी तो दिक्कत, एक कम गिने, एक तो इतना गिने उसके बाद एक कम गिन दिए हैं तो भी तो दिक्कत ही है ना उसमें। ये थोड़ी कि आपको मेहनत का वहां पे नंबर दे रहा है कि एक कम गिने हो चलो आपको कुछ नंबर तो दे दें हम, सीधे वहां तो नेगेटिव जा रहे हैं आप। ये देखो दिखेगा यार, ऐसा दिख रहा है क्या? चलो मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा दिखेगा क्या क्या बोला। देखो मैं पढ़ रहा हूं। कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है जानते हो? कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ, तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है फाइनल ईयर में। इंजीनियरिंग फील्ड का जनरली ये प्रश्न दे दिया है। कैंपस सिलेक्शन का मतलब फाइनल ईयर में जब आप रहते हैं तो कंपनी आती हैं, उसमें आपका प्लेसमेंट होता है। तो वही बात बोल रहा है, कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से आईटी कंपनियों में चयन के लिए कुछ पात्रता मानदंड दिए गए हैं। आईटी कंपनियां जो आती हैं, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये सब आती हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में आती हैं। तो जो कंपनियां आती हैं वहां पर उनके कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें आईटी कंपनियां भर्ती के समय कुछ अच्छे उम्मीदवारों की तलाश के समय खोज रही हैं। समझ आ रहा है? कुछ मानदंड उसने बना दिए। जैसे मैं मान लो एक आईटी कंपनी हूं, मैं कॉलेज में आया हूं कैंपस प्लेसमेंट के लिए, आप लोगों का कैंपस सिलेक्शन होना है, तो कुछ मानदंड मैंने बना दिए हैं कि आपका एसजीपीए सीजीपीए इतना होना चाहिए। एसजीपीए का मतलब समझ आता है? सीजीपीए का मतलब समझ आता है? एसजीपीए मतलब कि हर सेमेस्टर का जो आपका ग्रेड बनता है, और सीजीपीए का मतलब ओवरऑल जो बनता है। समझ आ रहा है? एसजीपीए मतलब हर सेमेस्टर और सीजीपीए का मतलब ओवरऑल। ठीक, चलो पहला देखो क्या बोल रहा है। उम्मीदवार के पास सभी सेमेस्टर परीक्षाओं का औसत रूप से कम 8 एसजीपीए होना चाहिए। एसजीपीए वह स्कोर है जो छात्र सेमेस्टर परीक्षाओं में 10 में से पाता है। समझ आ रहा है? ग्रेडिंग जो होता है यार। तो आपको पहला शर्त क्या बोला? हर सेमेस्टर में कम से कम 8 एसजीपीए होना चाहिए। पहला शर्त लिख लीजिए, की पॉइंट क्या बोल रहा है? सभी सेमेस्टर परीक्षाओं के औसत रूप में कम से कम 8 एसजीपीए होना चाहिए। कम से कम 8 एसजीपीए लिख लीजिए, पहला शर्त कम से कम 8 एसजीपीए। समझ आ रहा है? पहला शर्त है ये। एसजीपीए का मतलब ऐसा समझो यार, 8 मतलब 80% हो गया, मोटा मोटा ऐसा समझो कि 8 मतलब कितना हो गया? 80%। तो हर सेमेस्टर में कम से कम कितना होना चाहिए? 8। हर सेमेस्टर में कम से कम 8 एसजीपीए होना चाहिए। एसजीपीए वह स्कोर है जो छात्र सेमेस्टर परीक्षाओं में 10 में से पाता है। ठीक, पहला शर्त हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? उम्मीदवार के पास सेमेस्टर परीक्षाओं में एक से अधिक बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग मतलब कि फेल। समझ आ रहा है? एक से अधिक बैकलॉग नहीं होना चाहिए सेमेस्टर परीक्षाओं में। मतलब ओवरऑल 4 साल का मान लो इंजीनियरिंग है उसका, मान लो 4 साल का इंजीनियरिंग है, हर साल 5-5 पेपर दे रहा है मान लो वो एग्जाम्पल के लिए, तो 4 साल में कितने पेपर हो गए? 40 हो गए ना। एक साल में 2 सेमेस्टर हो रहे हैं, 4 साल में कितने हो गए? 8 सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में 5-5 पेपर हो रहे हैं, तो कितने पेपर हो गए? 40। एक में बस फेल होना चाहिए। समझ आ रहा है? एक से अधिक में फेल ना हो, और एक में भी फेल ना हो तो और अच्छी बात है। समझ आ रहा है? तो एक से अधिक बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितना बैक लगा हो, मैक्सिमम कितने पेपर में फेल हो? एक में। बैकलॉग का मतलब सप्लीमेंट्री यार, दोबारा पेपर देते हैं ना फिर उसका। तो बैकलॉग अगर आपका लग गया तो फिर दोबारा पेपर देंगे, जो सप्लीमेंट्री आगे बोलते हैं, वापस से पेपर देते हैं फिर अपन उसमें, उसी को बैकलॉग बोल देते हैं इंजीनियरिंग में। तो एक से अधिक बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं है बैकलॉग तो अच्छी बात है यार, 0 बैकलॉग है तो अच्छी बात है। तो पहला शर्त क्या था? एसजीपीए कितना? 8। दूसरा है बैकलॉग एक से अधिक ना हो। तीसरा, उम्मीदवार को कंप्यूटर साइंस में मतलब सीएस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब बी या बीटेक बोल दो, या सूचना तकनीकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में, मतलब या तो सीएस में या तो आईटी में उसका क्या होना चाहिए? स्नातक। या तो सीएस या तो आईटी में उसका क्या हो? बीटेक हो। या तो कंप्यूटर साइंस में बोल रहा है, या तो वो बोल रहा है सूचना तकनीकी। कंप्यूटर साइंस का मतलब हो गया सीएस, और सूचना तकनीकी का मतलब हो गया आईटी। या तो आपका सीएस ब्रांच होना चाहिए या तो आपका आईटी ब्रांच होना चाहिए, इसमें आपका बीटेक का डिग्री हो।
मैकेनिकल ब्रांच नहीं चलेगा, सिविल ब्रांच नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं चलेगा। आपका या तो सीएस ब्रांच होना चाहिए या तो आपका आईटी। अलग अलग ब्रांच होती है ना इंजीनियरिंग में, तो सीएस आईटी चलेगा बस, बोल रहा है। पहला शर्त याद है एसजीपीए 8, दूसरा शर्त एक से अधिक बैकलॉग ना हो, तीसरा शर्त आपका बीटेक का डिग्री सीएस या आईटी से होना चाहिए, चौथा उम्मीदवार क्या 21 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया आ गया, 21 से कम ना हो, 27 से अधिक ना हो। चार शर्त हो गई है, 21 से कम ना हो, 27 से अधिक ना हो। क्लियर है चारों शर्तें हैं। अब छूट देगा, देखो छूट देता है, क्या छूट दे रहा है देखो, उपरोक्त दो मतलब की क्या था, बैकलॉग वाला। मैक्सिमम कितना बैकलॉग चलेगा, एक, लेकिन उसमें छूट दिया। छूट का मतलब एक से अधिक बैकलॉग भी चल जाएगा, लेकिन आपका फिर एसजीपीए कितना होना चाहिए, 8.5 से अधिक होना चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को, क्या बोल रहा हूं? अरे समझ आ रहा है मेरी बात? ये समझो कि अगर ये चारों शर्तों को मैं फुलफिल किया ना तो कंपनी मेरा सिलेक्शन कर लेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे को। ये चारों पॉइंट को अगर मैं फुलफिल किया तो कंपनी मेरे को ले जाएगी, मेरा सिलेक्शन कर ली वो। लेकिन अब बोल रहा है कि एक से अधिक बैकलॉग, मतलब दूसरे वाले में स्टार बना लो, दूसरे वाले में छूट है। एक से अधिक बैकलॉग अगर आपका लग गया, कितना, 4, 5, 10, जितना भी नहीं बता रहा है, एक से अधिक बैकलॉग अगर आपका है तो आपको छूट मिलेगा, लेकिन आपका फिर एसजीपीए कितना होना चाहिए, 8.5 से अधिक, 8.5 से अधिक होना चाहिए। समझ आ रहा है? लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा सीधे सीधे, क्या होगा आपका, साक्षात्कार, इंटरव्यू लेंगे फिर वो आपका। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर ये चारों शर्तें फुलफिल कर रहा हूं मैं तो सीधे मेरा चयन कर लेंगे वो लोग, सीधे ले जाएंगे, ना मेरा रिटर्न होगा ना मेरा साक्षात्कार होगा, कुछ नहीं होगा, ना मैं लिखित दूंगा ना मैं साक्षात्कार दूंगा, सीधे मेरा सिलेक्शन हो गया कंपनी में, अगर मैं इन चार शर्तों को फुलफिल कर रहा हूं तो। छूट किसमें दे रहा है, दूसरे वाले में, दूसरा वाला मतलब कि बैकलॉग वाले में। बोल रहा है कि एक से अधिक बैकलॉग होगा तो चलेगा, लेकिन आपका फिर एसजीपीए कितना होना चाहिए, 8.5 से अधिक होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? और पहले वाले में छूट दे रहा है, पहला वाला क्या था देखो, पहले वाले में भी छूट दे रहा है। अच्छा यहां पे साक्षात्कार के लिए जाओगे, पहले वाले में छूट क्या दे रहा है कि आपका एसजीपीए 7.5 भी चलेगा, 7.5 भी चलेगा, लेकिन आपका फिर बैकलॉग एक भी नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? पहले वाले में छूट क्या दे रहा है, आपका एसजीपीए कितना होना चाहिए, 7.5 भी चलेगा, होना चाहिए था 8, लेकिन बोल रहा है 7.5 भी चलेगा, लेकिन आपका फिर बैकलॉग एक भी नहीं होना चाहिए, तो आप लिखित परीक्षा देंगे। समझ आ रहा है? तो आप लिखित परीक्षा देंगे। यहां तक एक बार देखो, मैं आ रहा हूं, ये सारी बातों को समझो, पढ़ो एक बार, सारी बातों को देखो समझो, आ रहा हूं मैं। समझ आया यहां तक? पहली शर्त क्या थी, एसजीपीए कितना होना चाहिए, 8। पहला शर्त समझ आ रहा है, एसजीपीए कितना, 8। दूसरा शर्त एक से अधिक बैकलॉग ना हो। तीसरा क्या है, सीएस या आईटी में आपका बीटेक का डिग्री हो। चौथा क्या है आपका, एज कितना, ठीक। अब सबसे पहले क्या बोला, छूट किसमें दे रहा है, दूसरे में। दूसरे मतलब कि एक से अधिक अगर आपका बैकलॉग है तो भी चलेगा, लेकिन फिर आपका एसजीपीए होना चाहिए कितना, 8.5 से अधिक। तो आप साक्षात्कार देंगे, इंटरव्यू लेंगे कंपनी, उसके बाद आपका सोचेंगे क्या करना है। पहले में भी छूट दे रहा है कि आपका एसजीपीए 8 से कम है तो 7.5 भी कंसीडर कर लेंगे, लेकिन आपका फिर एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देंगे क्या, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में डिसाइड करेंगे कि आपका क्या होना है। क्लियर है यहां तक बातें? चलो लिख लिए की पॉइंट को। चलो पहला प्रश्न बनाओ, जल्दी से बनाओ, 2 प्रश्न हैं, एक एक करके देखते जाओ। पहला शर्त ये था, पहला और दूसरा में छूट है। करेंगे, देख लो चयन हो रहा है क्या इसका। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझना रहता है बस, पढ़ने में थोड़ा समय दो, उसके बाद क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हो रहा है चयन इसका? ऑनलाइन वाले जल्दी से बताओ, इसका चयन हो रहा है क्या, जल्दी बताओ। हो रहा है चयन ना? चलो एक एक करके, पहले शर्त से देखते चलना। पहला शर्त क्या था, एसजीपीए कितना होना चाहिए, 8.0 से अधिक। इसका कितना है, 9.25 चलेगा, पहला शर्त पूरा बिना किसी छूट के।
दूसरा क्या था, बैकलॉग एक से अधिक ना हो, इसका कितना है, और अच्छी बात है, समझ आ रहा है, दूसरा भी फुलफिल। तीसरा क्या था, सीएस या आईटी में इसका बीटेक हो, किसमें है, सीएस में, कंप्यूटर विज्ञान मतलब सीएस में है, चलेगा। चौथा क्या था इसका, एज 24 से 27 था ना, 21 से 27, इसका कितना है 26, चौथा भी फुलफिल। बिना ना लिखित परीक्षा ना साक्षात्कार, इसका चयन हो गया, ना लिखित परीक्षा देगी ना साक्षात्कार होगा, सीधे इसका चयन होगा। चारों शर्तों को जो फुलफिल करेगा उसका सीधे चयन हो जाएगा, तो इसका सीधे चयन होगा, बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? जल्दी से लास्ट प्रश्न ना आज का। सिंपल सा ये भी, ठीक है, बढ़िया। लिखित परीक्षा, ठीक है, बन जाएगा, लिखित परीक्षा के लिए जाएगा ये। मैक्सिमम बच्चे फेल हुए थे सीसेट में, इसमें सोचो, इस सीसेट के पेपर में मैक्सिमम बच्चे फेल हो गए थे। लिखित परीक्षा होगा, चलो पहला शर्त क्या था, जल्दी बोलो, पहला शर्त क्या था, एसजीपीए कितना, 8, कितना है इसका, कम है, तो एक बार होल्ड पे डाल दो, क्योंकि उस पर छूट था, इसीलिए उसको होल्ड पे डाल दो। फिर ये नहीं कि सीधे इसी को देख के आंसर लगा रहे हो, क्या पता दूसरे तीसरे चौथे को फुलफिल ना करे तो बाहर हो जाएगा ना, इसीलिए होल्ड पे डालो। अभी पहले को फुलफिल नहीं किया सर, लेकिन पहले पे छूट था, इसीलिए इसको होल्ड पे डाल दिया मैं। दूसरा क्या था, एक से अधिक बैकलॉग ना हो, कितना है इसका, 0, ठीक है। तीसरा क्या था, सूचना तकनीकी में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, चलेगा। चौथा क्या था, एज कितना है इसका, एज 24, चलेगा। अब पहले में सर छूट था, पहले में बोला था कि एसजीपीए 8 होना चाहिए, लेकिन 7.5 से भी ऊपर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन कब, जब उसका शून्य बैकलॉग हो। तो इसका 7.5 से ऊपर है, मतलब कंसीडर कर लेंगे, लेकिन इसका बैकलॉग देख लो 0 है ना, 0 है, सिलेक्शन नहीं होगा, कहां जाएगा, लिखित परीक्षा में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, बनेगा ये, यहां तक पढ़ लीजिए, बाकी देखेंगे बाद में फिर। बनेगा यहां तक, पूरा रिवीजन करिए, कल क्लास और लूंगा, कल क्लास लूंगा, और यहां तक पढ़िए पूरा, देखते हैं फिर बन जाएगा ना ये पूरा सेक्शन। अच्छा है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल के एग्जाम, पीएससी के एग्जाम में बहुत आता है ये, यहां तक पढ़ के आइए।